तो ईरान के साथ एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ चुका है। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा मोड़ आया है ना, वो किसी जंग के मैदान से नहीं बल्कि प्रशासन के ठीक अंदर से आए एक इस्तीफे की वजह से आया है। अब जरा इस बयान पर गौर कीजिए। ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। ये शब्द हैं जो केंट के। और जो केंट हैं कौन? अरे ये वही हैं जिन्हें खुद प्रेसिडेंट ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर का डायरेक्टर बनाया था। मतलब कितना बड़ा पद है ये सोचा जा सकता है। और इसीलिए उनका ये बयान इस पूरे मामले को बहुत बहुत ज़्यादा संगीन बना देता है। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर क्यों युद्ध के बीचों बीच प्रेसिडेंट का ही चुना हुआ एक टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर इतना बड़ा, इतना विनाशकारी दावा करके इस्तीफा क्यों देगा? इस सवाल का जवाब ही हमें इस जंग के पीछे की असली कहानी बताएगा। वो गहरी दरारें और वो उलझे हुए तर्क जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते। तो चलिए मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सरकारी वजह की जो इस युद्ध के लिए बताई गई थी। और यही वजह है जो जो केंट के इस्तीफे के बाद अब सवालों के घेरे में है। प्रशासन का तर्क बड़ा सीधा और सच कहें तो डराने वाला था। उनका कहना था कि सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। क्यों? क्योंकि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन बनाने से बस सिर्फ 2 हफ्ते दूर था। यही वो इम्मिनेंट थ्रेट यानी तात्कालिक खतरे की कहानी थी जिसके आधार पर यह जंग शुरू हुई। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा पेच है, और ये पेच खुद प्रेसिडेंट के ही बयानों में छिपा है। देखिए, सिर्फ 9 महीने पहले वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को परमाणु धूल कहकर खारिज कर रहे थे। और अब अचानक वही प्रोग्राम देश के लिए इतना बड़ा खतरा बन गया कि वो न्यूक्लियर बम बनाने से बस 2 हफ्ते दूर हैं। ये जो इतना बड़ा बदलाव है ना, इसने तात्कालिक खतरे वाली पूरी थ्योरी पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो जब जो केंट ने ये सब कहा तो प्रशासन ने क्या किया? उन्होंने ठीक वही किया जो अक्सर ऐसे मामलों में होता है। जिसने सवाल उठाया उसी की काबिलियत पर सवाल उठा दो। सीधी सी कोशिश थी कि जो आवाज उठी है उसे ही कमजोर साबित कर दिया जाए। मगर यहां एक और मुश्किल है। प्रशासन का ये दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। सोचिए, जिस इंसान को आज वो सिक्योरिटी पर कमजोर बता रहे हैं, उसी इंसान को ठीक 13 महीने पहले उन्होंने खुद देश के सबसे बड़े एंटी टेररिज्म पद के लिए चुना था। ये तो सीधी सीधी दोहरी बात हो गई। और इससे ये साफ हो जाता है कि अंदर खाने में मामला कितना गड़बड़ है। तो ये तो हुई अंदर की बात। अब जरा बाहर देखते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर हो रहा है। क्योंकि जब जंग की वजह ही सवालों में हो तो दोस्त और सहयोगी भी साथ देने से कतराते हैं। और ऐसा ही हुआ। प्रेसिडेंट की नाराजगी साफ दिख रही है। क्यों? क्योंकि नेटो के बड़े बड़े सहयोगी देश जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब ने इस मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल होने से साफ मना कर दिया है। अब सवाल यह है कि उन्होंने मना क्यों किया। देखिए, यूरोप के ये देश नेटो को एक डिफेंसिव अलायंस मानते हैं, मतलब एक रक्षात्मक गठबंधन। इसका नियम, जिसे आर्टिकल 5 कहते हैं, ये कहता है कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो सब मिलकर उसका बचाव करेंगे। लेकिन उनका तर्क ये है कि इस मामले में किसी ने अमेरिका या इजराइल पर हमला नहीं किया, बल्कि ये संघर्ष उन्होंने खुद शुरू किया है। इसलिए आर्टिकल 5 यहां लागू ही नहीं होता। तो कूटनीतिक मोर्चे पे तो मुश्किलें हैं ही। अब जरा इसके आर्थिक असर को देखते हैं, क्योंकि इस लड़ाई का सीधा असर पड़ रहा है दुनिया के सबसे जरूरी तेल के रास्ते पर। 20%, ये नंबर याद रखिए। पूरी दुनिया में रोज जितना भी तेल एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, उसका 20% हिस्सा इसी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से गुजरता है। और ईरान ने अब इस रास्ते को लगभग बंद कर दिया है। और इस एक रास्ते के बंद होने का असर पूरी दुनिया महसूस कर रही है। तेल की कीमतें तो आसमान छू ही रही हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ों और दवाइयों की सप्लाई चेन भी टूट गई है। कुवैत जैसे खाड़ी देशों की हालत ये है कि उन्हें अब सऊदी अरब से ज़मीन के रास्ते सामान मंगाना पड़ रहा है। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक लोकल लड़ाई नहीं रही, इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति पर पड़ रहा है। अब बात करते हैं ज़मीन पर हो रही लड़ाई की, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ जहाज़ों की छोटी मोटी झड़पों तक सीमित नहीं रही। अब ये टारगेटेड किलिंग्स और भयानक बमबारी तक पहुंच चुकी है। लड़ाई अब बहुत ज़्यादा पर्सनल और खतरनाक हो गई है। इजरायल अब सीधे सीधे ईरान के टॉप डिफेंस और मिलिट्री लीडर्स को चुन चुनकर निशाना बना रहा है। इस तरह की हत्याओं का दोहरा असर होता है। एक तो ये ईरानी सरकार को अंदर से कमज़ोर करती हैं, और दूसरा ये भविष्य में किसी भी तरह की शांति वार्ता के रास्ते भी बंद कर देती हैं। और ये आग सिर्फ एक जगह नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट में तेजी से फैल रही है। एक तरफ अमेरिका 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिरा रहा है,
सोचिए, ये वो बम हैं जो जमीन के बहुत नीचे बने बंकरों को भी तबाह कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ ईरान अमेरिकी दूतावासों और तेल के ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट से हमला कर रहा है। मतलब हालात हर गुजरते पल के साथ बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो चलिए अब घूमकर वहीं आते हैं जहां से हमने ये पूरी कहानी शुरू की थी, जो केंट के इस्तीफे पर और उस एक सवाल पर जो उन्होंने खड़ा किया था। क्या ये युद्ध सच में एक जरूरत थी या फिर एक सोचा समझा विकल्प? और अब ये सवाल सिर्फ जो केंट नहीं पूछ रहे हैं, उनकी आवाज में और भी आवाजें शामिल हो गई हैं। अब तो कांग्रेस के सदस्य भी खुलेआम कह रहे हैं कि कोई तात्कालिक खतरा जैसी चीज थी ही नहीं। तो आखिर में हम सब इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं। सोचिए, जब एक प्रेसिडेंट का अपना हाथ से चुना हुआ सबसे बड़ा इंटेलिजेंस चीफ पूरी दुनिया के सामने ये कह दे कि यह जंग एक झूठ की बुनियाद पर शुरू की गई थी, तो फिर उस जंग के अंजाम और उस सरकार की साख के बारे में क्या कहा जा सकता है?